टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज का हमारा जो यह टॉपिक है वह एनवायरमेंटल स्टडीज़ से प्रीवियस ईयर का कुछ प्रश्नों का सेट लिया हूं, जिसका डिस्कशन आज मैं आपके लिए करवा रहा हूं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे आप तक तो हमारा वीडियो मिले ही और आपके दोस्तों तक भी हमारा यह वीडियो पहुंच सके। तो आइए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन, यह सीटेट के पेपर वन में 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है और 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। तो इस सेट में यह सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 सेट करवा चुके हैं, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो इस सेट में मैंने कुछ प्रश्न कंटेंट के रखे हैं और कुछ प्रश्न पेडागोजी के रखे हैं। और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पिछली बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं उनसे लिया गया है। तो यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और आप इसे शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि शुरू में कुछ कंटेंट के क्वेश्चन डाले गए हैं, उसके बाद पेडागोजी के क्वेश्चन डाले गए हैं और दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको सीटेट में अधिक से अधिक स्कोर लाना है। जितना मैक्सिमम आप स्कोर लाते हैं, मैक्सिमम जितना लाते हैं उतना ही अच्छा है। और आप टारगेट रखिए कि 120 प्लस हम कैसे ले पाएँ। तो इसके लिए आपको गलती से बचना होगा और लगातार पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट और डिस्कशन भी करना होगा और आपको टेस्ट भी देना होगा ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन होनी है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ठोस कचरे पदार्थों की निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है। तो वायु प्रदूषण तो आप समझते होंगे कि वायु जो है उसमें कोई गैस मिलेगा तभी वायु प्रदूषण हो पाएगा। और रही बात ठोस कचरे, जो ठोस कचरा होगा, सूखा कचरा, तो उसका निस्तारण से तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ का अपघटन करना अर्थात डंपिंग करना या फिर नष्ट करना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह आपको ऑनलाइन एग्जाम में भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है भूमि की भराई। तो इस माध्यम से तो आप ठोस कचरा को यदि करते हैं तो वो जल्दी नष्ट नहीं होगा और इसमें तो वायु प्रदूषण की कोई बात है ही नहीं। उसके बाद कंपोस्ट, इसमें भी वायु प्रदूषण की कोई बात नहीं हो सकती है। कृमियों से खाद बनाना, तो यह तो एक अलग प्रोसेस है। कृमियों से खाद बनाना अर्थात अपघटन करके जो खाद बनाया जाता है और हम मिट्टी में डालते हैं, तो इसमें भी वायु प्रदूषण की कोई बात हमें नज़र नहीं आ रही है। अब भस्म करना, तो भस्म करना का मतलब हुआ कि आप किसी भी पदार्थ को जला रहे हैं, और जब आप पदार्थ को जलाइएगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा जो वायुमंडल में जाएगा और वायु प्रदूषण
वायु प्रदूषण फैलाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, भस्म करना। चलिए हम अगली प्रश्न को लेते हैं। वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। तो इसमें कह रहा है कि वह स्थान जो दीर्घ काल से, यानी कि जहाँ पे बराबर बाढ़ आ जाती है, इस साल भी आई, अगले साल भी आई, हो सकता है अगले साल नहीं आए, उसके अगले साल आए, मतलब बराबर वो बाढ़ के चपेट में आता है। जैसे कि कोसी का जो क्षेत्र है वह बहुत ज़्यादा बाढ़ प्रभाव, वो अपना बाढ़ से प्रभाव बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्ग, कोसी नदी जो है सो सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करती है, मार्ग परिवर्तन करती है। तो इससे क्या होगा लोगों में, इससे क्या होगा लोगों में? तो देखिए, पुनर्वास, पुनर्वास का मतलब होता है कि पुनः लोगों को बसाया जाना, पुनः बसाया जाना अर्थात बसना। तो इसमें तो यदि आप बाढ़ से प्रभावित होते हैं तो वहाँ पे बसाया जाना संभव है ही नहीं। उसके बाद दूसरा में स्थानांतरण। तो बाढ़ जहाँ बार बार आती है तो वहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, तो वहाँ से लोग पलायन करना चाहते हैं, स्थानांतरण करना चाहते हैं। तो आपको यह ऑप्शन मिल गया, तो फिर आपको आगे ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप देखिए, ऑनलाइन एग्जाम में आप जितना से जितना ऑप्शन को छांट पाते हैं, जैसे ये ऑप्शन छांट दिए, फिर देख लेंगे आगे क्या ऑप्शन है। यदि आपको सटीक उत्तर मिल गया तो फिर आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बाद टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? टैपियोका का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो इसका अलग नाम है कप्पा। इसको कसाबा भी बोला जाता है। यह जो है सो जड़ वाली सब्जी होती है, जड़ वाली सब्जी होती है, जो कि आलू या रतालू के तरह दिखती है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साउथ में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। अब है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? अर्थात हांगकांग के लोग कौन सा भोजन लोकप्रिय ढंग से खाते हैं? तो इसमें सोमजैन, यह कोई भोजन नहीं है, तो यह आपका ऑप्शन नहीं होगा। लिंगहुफेन, तो यही वो भोजन है जो कि हांगकांग में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। यह जो है लिंगहुफेन, यह सांप का मांस होता है, यह सांप का मांस होता है, जो हांगकांग के लोग इसे चाव से खाते हैं, इसे चाव से खाते हैं। यह जो है लिंगहुफेन हांगकांग का सबसे लोकप्रिय भोजन है। इसे सांप का मांस, इसे लोग ज़्यादा लोकप्रिय ढंग से खाते हैं। तो देखिए, प्रत्येक शिफ्ट में भोजन से रिलेटेड किस जगह का कौन सा लोकप्रिय भोजन है, प्रत्येक सेट में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा। फिर अगला है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तो मीट जो है सो कड़ा भोजन होता है, तो इसके लिए थोड़ा जो है सो बड़ा और एक अलग प्रकार का चोंच होना चाहिए जो कि ज़्यादा धारदार हो। तो देखिए, इसमें तिकोने आकार की चोंच, तो यह उतना सफिशिएंट नहीं हो पाएगी। सीधी और पतली चोंच, यह दाना अनाज खाने के उपयोग में आएगी। मीट के लिए थोड़ा इससे स्ट्रॉन्ग चाहिए।
तो इसके लिए हुक जैसी चोंच, तो आप हुक देखे होंगे, इस तरह से रहता है हुक, तो यह थोड़ा मजबूत रहता है, तो इससे वो आसानी से मीट को काट और खा सकते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। अब देखिए, एक अध्यापिका की कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ान है, शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो पाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि वो अध्यापिका जो है कक्षा 4 के बच्चों को यह पढ़ाना चाहती है कि जो नाश्ता है वो शीघ्रता से, कौन सा ऐसा नाश्ता है जो कि शीघ्रता से बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन देख के तो आपको मुंह में पानी आ गया होगा। चलिए, मेरे मुंह में भी पानी आ गया है, पहले पढ़ लेते हैं फिर खा लेंगे। तो यहाँ पे अंडे का सैंडविच, तो अंडे का सैंडविच जो है सो वो ब्रेड डालकर बनाया जाता है, तो उसमें समय लग सकता है, समय लगता ही है। तो यह ऑप्शन सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि आपको वह नाश्ता तैयार करना है जो कि सबसे, इन चारों में जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बन सके। तेज़ी से तो और भी नाश्ता बन सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन के आधार पे उत्तर देना है, ऐसा नहीं कि अपने मन से, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है उसी में से आपको एक चूज करना है कि सबसे फास्ट कौन सा होगा। उसके बाद कस्टर्ड है, तो कस्टर्ड बनाने के लिए आपको कस्टर्ड पाउडर, चीनी, दूध, पिस्ता, इन सभी को पहले उबाल कर फिर आपको इसमें जो है सो इसे 4-5 घंटे फ्रीज में रखना पड़ता है। तो यह भी लंबा प्रोसेस है। डोसा बनाने के लिए आपको पहले उसका मसाला तैयार करना पड़ेगा, सब्जी तैयार करना पड़ेगा, और फिर आप डोसा बना पाइएगा। तो इसमें भी लंबा प्रोसेस है। भेलपूरी, तो भेलपूरी यह आप आसानी से और जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें रेडीमेड सामान का बहुत ज़्यादा यूज करके हम आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर मूढ़ी उपयोग होता है, वह रेडीमेड ही है। तो इसका सटीक आंसर भेलपूरी होगा। अब है कि पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने यहाँ भारत में किस राज्य में किस प्रकार का हस्तकला और पेंटिंग बनाए जाते हैं, क्योंकि यह प्रश्न भी आपको बराबर देखने को मिलेंगे। तो पहले है कि बिहार, तो बिहार में जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग बहुत ही प्रचलित है। इस पेंटिंग में चावल और रंग का पेस्ट तैयार करके यह बनाया जाता है, पेंटिंग बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग में जानवर, पक्षी, मनुष्य, किसान के रूप में इन सभी का जो है सो चित्र दर्शाया जाता है। तो यह तो ऑप्शन नहीं होगा। आप सबसे पहले किसी भी आंसर को देने से पहले ऑप्शन छांटना सीखिए, तो इससे आपको बहुत ही आसानी होगी, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। उसके बाद है गुजरात, तो गुजरात में पटोला बुनाई होती है। पटोला बुनाई एक प्रकार का जो है सो वह हस्तकला है, इसमें पटोला बुनाई होती है। उसके बाद महाराष्ट्र में चित्रकाठी, आप नाम सुने होंगे, चित्रकाठी चित्रकला बहुत ही प्रचलित वहाँ का यह पेंटिंग है, बहुत ही प्रचलित वहाँ का यह पेंटिंग है चित्रकाठी। तो
यह भी ऑप्शन नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो आप यदि इस 3 ऑप्शन को छांट देते हैं तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा ओडिशा। यहाँ पे पट्टा चित्र की कला ओडिशा में होती है। फिर है महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिससे विटामिन सी प्रचुर हो। अर्थात इसमें कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें वैसा समूह चूज करना है जिसमें कि आपको विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में मिले। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विटामिन सी जो है यह किस किस में ज़्यादा होता है। तो आंवला, नींबू, उसके बाद संतरा, उसके बाद ब्रोकली, अर्थात जो भी ज़्यादातर खट्टे पदार्थ हैं उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। और महामारी के दौरान अभी आपने कुछ दिन पहले कोविड-19 के दौर से गुजरे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और उस समय जो है सो ज़्यादातर डॉक्टर सभी लोगों के लिए विटामिन सी की गोली सी का टैबलेट खाने की सलाह दे रहे थे, और जिंक की भी गोली की सलाह दे रहे थे। तो महामारी के दौर में चिकित्सक इसका सलाह देते हैं और आपने कोविड-19 में ऐसा देखे भी होंगे और यूज भी किए होंगे। तो आपको इस 4 ऑप्शन में ये चूज करना है कि ये कौन सा हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पता होना चाहिए आंवला, नींबू, संतरा, ब्रोकली अर्थात खट्टे जो ज़्यादातर पदार्थ हैं उसमें ये पाए जाते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ब्रोकली, तो इसमें तो होगा सोयाबीन, इसमें नहीं होगा, तो आपको आगे पढ़ना भी नहीं है, इसमें नहीं होगा, तो ये पूरा ऑप्शन गलत हो गया। अब स्ट्रॉबेरी, इसमें तो होगा, संतरा इसमें भी होगा, लेकिन सोयाबीन इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ये नहीं होगा। अब फिर इसमें है दूध, तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है, तो ये आपका यहीं पे गलत हो गया, आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आ गया ऑप्शन डी जो कि फाइनली ये होगा, इसमें ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, यहाँ भी ब्रोकली आपको दिख रहा है। अब आइए, ऑनलाइन कक्षा की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का शिक्षण कैसे करेगी। अर्थात ऑनलाइन कक्षा जो दे रहे हैं शिक्षिका, उनके लिए यह कहा गया है कि वो दृष्टिबाधित आपको पता होगा जो जिसे दिखाई नहीं देता हो। आपने समावेशी शिक्षा में पढ़े होंगे दृष्टिबाधित क्या होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको चूज करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑनलाइन कक्षा में ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित का शिक्षण कैसे करेगी, तो इसमें दिया गया है कि आवाज़ में संदेश साझा करके। तो हाँ ठीक है, वो सुन सकता है, तो यह ऑप्शन सही होगा। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, यह भी सही होगा। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, उसके जो सहपाठी होंगे उसके द्वारा भी व्याख्या करके उसे समझाया जा सकता है, यह भी सही है। ठोस अनुभवों का उपयोग करके, ठोस अनुभव तो उनके पास पहले से हैं, तो यह ऑप्शन कोई सटीक नहीं लग रहा है। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो ABC 3 हो रहा है, तो ABC 3 किसमें है। तो देखिए यहाँ पे A, B और C ये तीनों पहला ऑप्शन ही है, तो आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखते हैं, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। अर्थात श्रवण बाधित जो सुनता नहीं हो,
वैसे बच्चे की शैक्षिक आवश्यकता के प्रबंधन के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। तो ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, तो इसमें है कि आप विशेष शिक्षक की सहायता ले सकते हैं, जो कि जिन्हें पता होना चाहिए कि श्रवण बाधित बच्चे की शिक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। उनसे आप मार्गदर्शन लेकर आप दे सकते हैं बच्चे को शिक्षा, यह भी सही होगा। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, यदि आपके पास समय उपलब्ध है तो सभी बच्चों से अलग इनके लिए आप ऑफलाइन कक्षा यानी कि कुछ देर इसे अलग से समय देकर इसे आप पढ़ा सकते हैं। उसके बाद उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। तो इसमें आप यदि जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें जो उसका उप शीर्षक है उससे रिलेटेड थीम, और जो उसका अनुशीर्षक अर्थात उसके अंदर का जो छोटा छोटा डिफिनीशन का शीर्षक होगा उसे आप वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखा सकते हैं या पीपीटी के माध्यम से उसे आप समझाकर उसका शिक्षण कर सकते हैं। तो यह ऑप्शन भी सटीक लग रहा है। उसके बाद अधिक दृश्यों का उपयोग करना, अर्थात जितना ज़्यादा चित्र उसे दिखाया जाएगा तो इसमें बच्चा होगा कि वह चित्र से जोड़कर उसे समझ पाएगा। वह चित्र जो भी होगा, दृश्य जो भी होगा, उसके आस पड़ोस से लिया गया हो, तो इससे वह आसानी से समझ पाएगा क्योंकि उसे वह पहले से जानता हो। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ए, बी, सी और डी होगा। तो ए, बी, सी और डी ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर आइए देखते हैं सेवा पूर्व शिक्षक, अर्थात सेवा से पहले, मतलब जो सेवा में हो शिक्षक अपने नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। तो शिक्षक जो है सो अपने नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को कैसे जान पाएंगे? तो इसके लिए इसमें कौन सा विधि का उपयोग किया जाएगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो रचनात्मक आकलन उपकरणों द्वारा, तो इससे तो आप अपने नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर पाएंगे, तो यह ऑप्शन सटीक नहीं है। योगात्मक आकलन उपकरणों का, यह भी सटीक नहीं है। उसके बाद है स्व आकलन उपकरणों का उपयोग करके, तो आप यदि अपने आप का आकलन, नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं का आकलन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्वयं का आकलन, आप अपने से खुद से स्वयं का आकलन करके आप यह पता कर सकते हैं कि आपका नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि आप अपने खुद से जान सकते हैं। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए, जो एक एनवायरमेंटल स्टडीज के शिक्षक हैं, वो अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर से एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। उन्होंने निश्चय किया कि बच्चे को कुछ इसके अंकुरण की विधि को समझने के लिए उसे एक क्रियाकलाप दिया जाए, अर्थात प्रयोग करने के लिए दिया जाए। तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, तो इसमें वह यह नहीं देख पाएगा कि बीज जो है वह अंकुरित कैसे हो रहा, तो यह तो संभव नहीं है। बीज को गमले में लगाना, बीज को गमला में लगा दिया तो वह तो मिट्टी के अंदर चला गया, फिर आप उसमें देख कैसे पाएंगे कि वह कैसे उससे जो है सो पौधा निकल रहा, वह अंकुरित कैसे हो रहा। मूंग से निकलते हुए देखना, तो देखिए मूंग को जब पानी में फूलने दीजिएगा, फिर आप उसे कपड़ा में लपेट कर या फिर नमी में रखिएगा,
उससे धीरे धीरे एक पतली सी डिब्बी की तरह बाहर फुट उसके दाना को फोड़कर बाहर निकलती है। तो इससे आप आसानी से करके और खुद से देख सकते हैं। और यह विधि जो है सो करके सीखना यह सबसे अच्छा विधि माना गया है। एनसीएफ न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क जो है सो इस विधि को सबसे मजबूत विधि मानता है। अर्थात शिक्षा नीति का यह जो है सो स्पष्ट निर्देश है कि शिक्षा जो भी दिया जाए वो बिना बोझ का दिया जाए और बच्चा को किसी भी कार्य में इतना संलिप्त किया जाए जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है। उसमें बच्चा का जो है सो योगदान अधिक से अधिक होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सव पर विचार विमर्श किया। हमारे देश का जो उत्सव है, जैसे कि गणतंत्र दिवस, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, अर्थात जो भी राष्ट्रीय पर्व है इस पे विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। यह जो भी उत्सव है यह सभी धर्म सभी वर्ण के लोग इसे पूरे हर्ष और उल्लास के साथ और मिलजुल कर मनाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा या रही है। तो यह जो है सो कक्षा में जो इस प्रकार के विचार विमर्श किए जा रहे हैं, बच्चों को बताए जा रहे हैं, इसमें यह क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें जो बच्चों में किस प्रकार का जो है सो विकास करने की योजना है शिक्षकों के द्वारा। इसमें कह रहा कि हमारे जीवन में उत्सवों का मूल्य, तो उत्सव का मूल्य क्या है इसमें उतना सटीक नहीं लग रहा है। विभिन्न संस्कृतियों में एकता, तो यह जो है सो एक अच्छी बात है कि विभिन्न संस्कृतियों में एकता इससे देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें सभी वर्ण सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। तो यह ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो है सो बच्चों के अंदर विभिन्न संस्कृतियों में एकता का भाव को स्पष्ट रूप से उनके अंदर समावेश करने के लिए ऐसा विचार विमर्श किया जा रहा है। फिर उत्सवों में कोई संस्कृति या प्रादेशिक अवरोध नहीं हो, यह कोई मतलब सटीक नहीं लग रहा है। उत्सव में शांति और आनंद देते हैं, आनंद तो देते ही हैं और शांति तो देते हैं, लेकिन इस जो है सो विचार विमर्श राष्ट्रीय पर्व के लिए सबसे सटीक उत्तर जो है सो यही होगा कि विभिन्न संस्कृतियों में एकता यह दर्शाती है। अब है, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीक का शिक्षण दे रही है। कि भोजन का जो है सो संरक्षण के लिए उत्तम युक्ति अर्थात जो सबसे अच्छा जो व्यवस्था है, युक्ति है भोजन को संरक्षित रखने के लिए, वह कौन सी है। तो अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। उसके बाद है भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। फिर है विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रदर्शन करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना। अब है आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। तो इस चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको पता ये चल गया होगा कि कौन सा कार्य में जो है सो छात्र अधिक संलिप्त रहेगा, अर्थात वो किस कार्य में
सबसे ज़्यादा अपना योगदान दे पाएगा। तो इसमें आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण, यदि आप बच्चे को क्षेत्रीय भ्रमण करने के लिए ले जाते हैं तो इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा और वो करके खुद से देखेगा, उसे अलग अलग घरों में जाने का अवसर मिलेगा और वहाँ से वो देख पाएगा कि भोजन को संरक्षण किन किन विधियों से किया जाता है। इसका अवलोकन वो करके और फिर वो अच्छी प्रकार से सीख पाएगा। तो इसका सबसे सटीक उत्तर ये ऑप्शन डी होगा। अब आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यालयों को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावशाली है। तो सबसे पहले तो अनाधिकार शिकार क्या होता है। तो अनाधिकार शिकार का मतलब होता है कि वैसे जीव जिनका हत्या करना कानूनन जुर्म है, इसके लिए आपको सज़ा मिल सकती है। इसका जो है सो मतलब वैसे जीव जिसका संरक्षण किया जाना है, उनका दोहन नहीं किया जाना है, उनका अनाधिकार शिकार नहीं किया जाना है। तो ऐसे तथ्यों को बच्चों को इसके प्रति संवेदनशील करने के लिए किस प्रकार की विधि प्रभावशाली रहेगी। तो इस चारों विधि में कौन सा विधि सबसे ज़्यादा जो है सो उपयुक्त माना जाएगा। तो वाद विवाद करना, तो इसके प्रति वाद विवाद करने से बच्चा तो समझ पाएगा लेकिन वो ठोस चीज़ नहीं समझ पाएगा। उसके बाद है समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। आप यदि बच्चे को समाचार पत्र में की क्लिपिंग को दिखाते हैं कि देखिए इन जीवों का जो है सो हत्या करना कानूनन जुर्म है और इसमें यदि कोई किया है तो उसे किस प्रकार की सज़ा मिली है, कौन सी कठोर यातना या दंड की व्यवस्था की गई है, उसके बाद इसके प्रति अवेयर करना, उसमें समाचार पत्र के सहायता से आसानी से किया जा सकता है। फिर है पोस्टर प्रस्तुति, इससे बच्चा उतना नहीं समझ पाएगा। और नारे लिखना, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे रहेंगे तो इन सभी चीज़ को वो अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। तो दोस्तों आज का यह प्रश्न अब यहीं पे ये लास्ट प्रश्न था। तो आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन दबा करके उसमें ऑल का ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेगा। और लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी आपके एग्जामिनेशन में समय है, एग्जामिनेशन दिसंबर में होनी है, तो आप अभी से कंटेंट पर भी ध्यान दीजिए और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको इसे अधिक से अधिक डिस्कस करना है और ऑनलाइन टेस्ट भी देना है। तो इसमें आज के सेशन में ये सारे जितने थे ये पेडागोजी के क्वेश्चन का समावेश किया गया था और कुछ इसमें कंटेंट का प्रश्न लिया गया था। तो आप इसे स्किप नहीं कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, तो आपको सारा चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और नई जोश और ऊर्जा के साथ आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।